ओके। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था एनालिसिस ऑफ मिक्सचर पे, है ना। कुछ एग्जांपल हम करने लग रहे थे, उसी में एक नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है। देखिए, ये एग्जांपल आप करोगे ना, आप मोल एनालिसिस आपको बहुत क्लियर होता चला जाएगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम। 190 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3। गजब का एग्जांपल है भाई। देखो, इसमें ये जो अभी हमने रिएक्शन की थी पहले लेक्चर में, वो वाली काम आएंगी। NaHCO3 इज हीटेड and 11.2 liter CO2 and 11.2 liter CO2 at HTP is liberated। भाई इसने बोल दिया 190 ग्राम मिक्सचर है Na2CO3 का और NaHCO3 का, 11.2 लीटर CO2 बाहर निकलने लग रही है HTP पे। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ NaHCO3 in mixture by mass। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए भाई। मिक्सचर कितना, 190 ग्राम Na2CO3 का और Na2CO3 और NaHCO3, इसका मिक्सचर आपको दे रखा है 190 ग्राम। मतलब ये x मान लिया, ये y मान लिया, तो मैं ये लिख सकता हूँ x + y = 190 ग्राम। ये पहली इक्वेशन है, हमने मान ली। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। तो इसमें परसेंटेज NaHCO3 निकालना है। NaHCO3 कितना, y टोटल 190 × 100। हमारे पास y आ जाएगा, हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर y हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास परसेंटेज NaHCO3 की भी आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई मोल निकाल लेते हैं Na2CO3 के। Na2CO3 कितने ग्राम दे रखा है, x बाय में। बताओ Na2CO3 का मोलर मास कितना हो जाएगा। सोडियम का 23 दूनी 46, कार्बन का 12, 16 3 48, 8 और 2 10 और 6 16, 1 4 4 8 और 2 10 106। तो यहाँ से आपके मोल आए x/106। आपको ये पता है, रिएक्शन में ये बताया गया था कि यदि हम Na2CO3 को हीट करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। ठीक है, मोल देखें NaHCO3 के y/, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 23 और 1 24, 12 और 48, 8 और 2 10 और 4 14, 1 2 2 4 5 4 5 6 और 2 8 84। ठीक है, लेकिन इसको यदि आपने हीट किया ना तो CO2 भी बाहर निकलेगी और H2O भी बाहर निकलेगा। और इन्होंने दे रखा है जो CO2 है ना, वो 11.2 लीटर CO2 लिबरेटेड होने लग रही है, इजी लिबरेटेड। ठीक है, तो मोल ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे, 11.2 निकली है बाहर, 22.41 लीटर में होता है, तो आधा मोल CO2 भी बाहर निकलने लग रही है। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन लिखें भाई NaH, क्योंकि Na2CO3 की रिएक्शन तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं हीट करने से। लेकिन NaHCO3 को यदि हम हीट करें तो हमें मिलेगा Na2CO3 + CO2 + H2O। बैलेंस कर दें इसको, 2 से गुना कर दें,
मोल ऑफ NaHCO3 बाई स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 बाई स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। याद मोल दे रखा है ना, अभी निकाल रहे हैं यहाँ से। तो मोल ऑफ NaHCO3 कितना आ जाएगा, 2 की इधर से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 1 मोल। ठीक है, Y/84 इज इक्वल टू 1 मोल के बराबर है ना, तो Y इज इक्वल टू आ जाएगा 84 ग्राम, है ना। परसेंटेज NaHCO3 यही आपको निकालना है। कैसे आ जाएगा, Y की वैल्यू 84, देखो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर देखो यहाँ से आ जाएगा। परसेंटेज NaHCO3 इज इक्वल टू Y/190 इंटू 84। Y की वैल्यू अभी मेरी आई है 84/190, इंटू में हो जाएगा 100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, ये जितना भी आई वो आपका आंसर हो जाएगा। सोल्व करके कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना इसका क्या आंसर आया सभी बच्चे। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन ये लिया है अभी, एक मिक्सचर है जिसमें Na2CO3 और NaHCO3 दोनों के दोनों 1 मोल दे रखे हैं। अगर इस मिक्सचर को हीट किया जाए तो हमें मास परसेंटेज बतानी है रेजिड्यू की कि कितना रेजिड्यू बचा हुआ है। ठीक है, सोल्व करें इसको, देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। हमने रिएक्शन ली, पहले हमने Na2CO3 को हीट किया, नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन T इज इक्वल टू 0 पर ये 1 मोल दे रखे हैं और ये इतने ही रहेंगे, 106 ग्राम ही रहेंगे, पड़े रहेंगे ऐसे कैसे। ठीक है, फिर हमने NaHCO3 लिया, ये भी 1 मोल दे रखे हैं, इसका मतलब 84 ग्राम, थोड़ी देर पहले ही निकाला है ये। इनिशियली टोटल मोल कितना हो गया, 6 और 4 10, टोटल मास 8 और 1 9, 190 ग्राम। ठीक है ये बात। अब ऐसा करो, NaHCO3 को हीट करो। जैसे ही आप इसको हीट करोगे आपको मिलेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, जो लॉस होगा, देखो ये गैस है, ये भी ऊपर चली जाएगी, H2 है वाटर की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में ये भी चला जाएगा। जो लॉस हुआ वो किसका हुआ, CO2 का हुआ, H2O का हुआ। CO2 चला जाएगा, H2O बचे तो ये का ना बस, Na2CO3। सही बिल्कुल। तो जो मोल हैं CO2 के जो लॉस्ट हुए हैं, हाफ मोल हुए हैं। आप पूछोगे सर हाफ मोल कैसे ले लिया आपने, बेटा ध्यान दो, जब ये 2 है ना NaHCO3, तो इसका हाफ मतलब 1 मोल बना है ये, और इसका हाफ 1 मोल बना है ये, और इसका हाफ ये 1 मोल बना है। ठीक है, इसलिए ये हाफ मोल लिया गया। हाफ मोल ये जाएगा, हाफ मोल ये जाएगा। हाफ मोल का मतलब है कि भाई 22 ग्राम तो ये जाएगा, और H2O लॉस्ट हुआ है हाफ मोल, 1 मोल H2 होता है 18 ग्राम, तो आधा हो जाएगा 9 ग्राम, ये लॉस्ट हुआ, मतलब टोटल 31 ग्राम लॉस्ट हो गया। रेजिड्यू कितना बचा ये देखो, टोटल कितना था, 190 ग्राम था ना, उसमें से 31 ग्राम घटा दो, बाई 190 गुणा में 100, आंसर आ जाएगा आपका। परसेंटेज रेजिड्यू आपको निकालना है। टोटल मोल थे, टोटल मास था आपका 190 ग्राम, उसमें से 31 ग्राम गैस की फॉर्म में या स्टीम की फॉर्म में बाहर निकल गया। टोटल ग्राम है आप हमारे, मास हमारा 190 इंटू 100। यहाँ से जो आंसर आएगा आपका परसेंटेज रेजिड्यू का आएगा। ये कितना है वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है भाई ये कितना आया है। इतना तो कर सकते हो ना, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखें,
total mass of reactant consumed is equal to total mass of product formed. समझ आई ये बात? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, रिएक्टेंट के जितने मास कंज्यूम होंगे, रिएक्टेंट जितने कंज्यूम होंगे उनका मास इज इक्वल टू होगा कि जितना प्रोडक्ट बना है उनके मास के बराबर होगा। लेकिन इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सेप्शन होती हैं, आप यहाँ लिख सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शंस आर एक्सेप्शन। इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सेप्शन होती है भाई, उनको छोड़ के हम ये बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये बोल दिया कि भाई x ग्राम हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया, x ग्राम हाइड्रोकार्बन गिव्स y ग्राम CO2 एंड z ग्राम H2O। x ग्राम को हीट किया, y ग्राम तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली और z ग्राम मिला H2O। आफ्टर कंप्लीट कंबस्चन, आफ्टर कंप्लीट कंबस्चन, पूरी तरह से जलने के बाद क्या हुआ, कैलकुलेट करें। मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 used in reaction, used in reaction। देखें, सिंपली देखते हैं भाई, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हाइड्रोकार्बन बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि CxHy जिसमें आपने O2 मिलाया और ये बना हमारा CO2 प्लस H2O। ये x ग्राम है, ये निकालना है, ये y ग्राम है और ये z ग्राम है, ठीक है। बिल्कुल, इसको मैं मान लेता हूँ x1 ग्राम। तो पहली बात तो ये कि भाई मतलब ये होगा हमारा कि x प्लस x1 इज इक्वल टू y प्लस z। यही तो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट साइड में जितना मास होगा प्रोडक्ट साइड में उतना ही रहेगा। x1 आ जाएगा माइनस x प्लस y प्लस z। मोल ऑफ O2 निकालने हैं, गिवन मास x1 बाई 32, यही है ना। तो पुट कर दो माइनस x प्लस y प्लस z बाई 32, ये तो आ जाएगा ना आंसर। समझ आई बात, क्लियर हुई। मोल ऑफ O2 कितने आ गए हमारे, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 32। ये जो वैल्यू पुट की है ना हमने, ये इस x1 की जगह पुट कर दी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 x1 बाई 32 है ना। तो x1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, इतना बाई 32। यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गई बात। इसी में नेक्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। for a compound ratio, for a compound ratio of mass, ratio of mass of different element present is always same irrespective
of source from which it is taken. For a compound, ratio of mass of different element present is always same irrespective of source from which it is taken. कि भाई ये मायने नहीं रखता कि वो कहाँ से ली गई है, लेकिन वो जहाँ से भी आई है, जैसे CO2 की बात करें हम, ये CO2 कार्बन प्लस O2 से मिल के बनी हो, या CaCO3 को हीट करने के बाद आपको Ca और CO2 मिली हो। इसमें भी इस ऊपर वाली जो CO2 मिली थी, इसमें क्या था, हमारे पास कार्बन का 1 मोल है, ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, ठीक है। यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से जो CO2 मिली हमें, वहाँ भी सेम है, 1:2 मोल। अगर मैं मास की बात करूँ तो 12:16 दूनी 32, इसमें भी 12:16 दूनी 32, ये रेशियो रहेगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि आपको कोई कंपाउंड कहीं से मिलता हो, सोर्स आपके लिए वो कहीं का हो, लेकिन जो उसके कंपाउंड में रेशियो होगी ना मास की, वो सेम रहेगी, ऑलवेज सेम रहेगी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, if two or more element, if two or more element react with each other, to form multiple product, then for fixed mass of one element, ratio of mass of other element, Beer simple ratio, ठीक है। इफ़ टू और मोर एलिमेंट रिएक्ट विद ईच अदर, यदि दो या दो से अधिक एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने के लिए, देन फॉर फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, तो उनमें से एक एलिमेंट का फिक्स मास रहेगा, रेशियो मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर सिंपल रेशियो। जैसे कार्बन ने ही 2 चीज़ बना दी, एक तो बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा, मान लो कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की, एक तो बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो कांस्टेंट है ना दोनों में, इसका तो हो जाएगा 12, लेकिन यहाँ पर इसका है 16 ग्राम और इसका है यहाँ पर 32 ग्राम। ये बियर सिंपल रेशियो में बियर करेंगे, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 1:2 फिक्स इस रेशियो में कम आने लग रहे हैं ना, तो इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट में जो कहा था, टू और मोर एलिमेंट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट, देन फॉर फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट रेशियो मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर सिंपल रेशियो, तो दूसरे के एलिमेंट सिंपल रेशियो में रहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ऑक्सीजन के जो एटम का रेशियो है वो 1:2 रहेगा, कार्बन उसमें फिक्स होगी। क्लियर होगी बात, वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा सल्फ़र का एग्जांपल ले लो। सल्फ़र की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो एक तो SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाती है, एक सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाती है। इनका तो रेशियो सिंपल है ना, 1:1 रहेगा, लेकिन ये 16 दूनी 32, 16 × 48, 2:3, ये सिंपल रेशियो में आ गया ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इफ टू एलिमेंट A + B रिएक्ट विद थर्ड, यदि ऐसा हो जाए, इफ टू एलिमेंट, कोई AB एलिमेंट है दो, रिएक्ट विद थर्ड एलिमेंट C
third element C to form two different compound, then ratio of mass of A and B in these two compounds for fixed mass of C is same or integral multiple of ratio of A and B when they directly react with each other, ध्यान से समझिए. इफ टू एलिमेंट ए एंड बी रिएक्ट विद इच थर्ड एलिमेंट सी, यदि ए और बी सी से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड, दो अलग अलग कंपाउंड बना दें, ए सी और बी सी बना दें, देन रेशियो मास ऑफ ए एंड बी इन दीज टू कंपाउंड फॉर फिक्स्ड मास ऑफ सी इज सेम. तो इन्होंने कहा कि सी का तो फिक्स रहेगा, ए और बी का इक्वल टू रेशियो ए बी, ए रेशियो बी में, जैसे इसको ऐसे एग्जांपल में समझो, जैसे आपने हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया और दोनों की रिएक्शन कार्बन से करवा दी. तो कार्बन से करवाई तो यहाँ तो CH4 बन गया और यहाँ बन गया CO2. तो ये तो फिक्स रहेगा ना. अब इन दोनों का रेशियो देखो अब क्या आएगा. ये आ गया तुम्हारा 4 और ये आ गया तुम्हारा 16 दूनी 32, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32. यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर होगी. ठीक है. सी का फिक्स होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमारा ये आया है. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं और से ले लो, मान लो मैंने H2O ले लिया, इन्होंने रिएक्ट किया और H2O बना दिया, तो यह है 2 रेशियो 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16. ये भी फिक्स रेशियो आया ना. तो इसलिए ये कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कि यदि आप दो कोई एलिमेंट लेते हो और तीसरे से रिएक्ट करते हो, उसमें जो तीसरा है वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन जो दो का रेशियो आएगा ना, वो रेशियो वही होगा जो रेशियो उसका किसी दूसरे कंपाउंड में भी आने लग रहा है. ठीक है, वो रेशियो और ये रेशियो उन दोनों का सेम रहेगा. क्लियर होगी बात, समझ में आ गई. वेरी गुड. तो बेटा देखो, मोस्टली जो मोल एनालिसिस के अंदर इम्पोर्टेंट से टॉपिक थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं. अब आपका जो इसमें रहता है थोड़ा बहुत तो सॉल्यूशन का है, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर जो आपका 12th में आएगा ना, उसी का एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा उसी के अंदर से. अब सिग्निफिकेंट फिगर इसमें रहता है आपका, और रहता है, हाँ बस सिग्निफिकेंट फिगर ही रहता है बेटा. हाइड्रोकार्बन की इडियोमेट्री भी रहती है, वैसे वो भी करवा देंगे. तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, जिनके आंसर मैंने नहीं बताए हैं, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डाल लें. ठीक है.